अ, नमस्कार। मैं देवेंद्र प्रजापति। आप सबका आज के जो हमारा वेबिनार है, हमारी जो समिति है भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र हिंदी सेवा समिति, जो कि इंटीग्रेटेड सोसाइटी ऑफ मीडिया प्रोफेशनल लखनऊ का स्वायत्त अंग है। आज के वेबिनार हमारा पंडित माधव प्रसाद मिश्र जी पे है। और आज के वेबिनार शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको अवगत कराना चाहूँगा कि हमारे साथ जुड़ने वाले थे डॉक्टर रितेश चौधरी, बट कुछ स्वास्थ्य ठीक ना होने की वजह से उनको संचालन करना था, मगर स्वास्थ्य में थोड़ा सा दिक्कत था। इस वजह से मुझे ये भार मिला है। और तो मैं शुरुआत करता हूँ कि अ, आज का जो वेबिनार है पंडित माधव प्रसाद मिश्र जी के व्यक्तित्व और विचार के ऊपर है। और पंडित माधव प्रसाद मिश्र जी का जन्म पंडित माधव प्रसाद मिश्र जी का जन्म 1871 में हुआ था। और ये द्विवेदी युग के एक महान साहित्यकार माने जाते हैं, विख्यात साहित्यकार थे। और इनका जन्म हरियाणा के भिवानी जिले में हुआ था, भिवानी में हुआ था। और वहाँ पे एक कुंगर गांव है, वहाँ पे इनका हुआ था जन्म। और ये सनातन धर्मी विचारों से प्रेरित थे। और माधव प्रसाद जी के स्वभाव के बड़े थे और भारतीय संस्कृति के संरक्षक और राष्ट्र प्रेमी विद्वान। उन्होंने 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 वैश्योपकारक और सुदर्शन का संपादन किया। और वेबर का भ्रम उनके निजी सांस्कृतिक प्रेम का परिचायक है। नैषध, चरित्र और महावीर प्रसाद द्विवेदी से उनकी नोकझोंक चलती रही। श्रीधर पाठक के काव्य की के भी उन्होंने खूब टीका की। आज के हमारे गेस्ट के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे चेयरमैन सर हमारे गेस्ट को स्वागत करें और आज का वेबिनार की शुरुआत करें। सर आपका चंद्रशेखर जी, आपका माइक ऑफ है सर। आप सभी को नमस्कार। इंटीग्रेटेड सोसाइटी ऑफ मीडिया प्रोफेशनल्स के स्वायत्त अंग भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र हिंदी सेवा समिति, जो कि हिंदी भाषा के उत्थान और प्रचार प्रसार के लिए गठित की गई है, उसके द्वारा जो हमारे हिंदी साहित्य के पुरोधा हैं, जो मार्गदर्शक हैं, उनको हम उनके व्यक्तित्व और उनकी रचनाओं और कृतित्व पर चर्चा करते रहते हैं। इसी कड़ी में पंडित माधव प्रसाद मिश्र जी को आज हम याद करने जा रहे हैं। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ मुख्य अतिथि श्री मोहनलाल मिश्र जी, जो उन्नाव की उर्वर हिंदी साहित्य की धरा से हैं, एडवोकेट भी हैं, कवि हैं, लेखक हैं। मैं इनका हार्दिक स्वागत और आभार व्यक्त करता हूँ कि आपके विचारों से हिंदी साहित्य को एक नई दिशा मिल सके। और इसी के साथ हमारे भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र हिंदी सेवा समिति के निदेशक डॉक्टर लक्ष्मीकांत पांडे जी और सचिव डॉक्टर प्रमिला अवस्थी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आप लोगों का भी साहित्य में एक स्थापित नाम है। तो मैं और कार्यक्रम के जो संचालन करने वाले थे
डॉक्टर रितेश चौधरी जी, उनका स्वास्थ्य शिथिल रहने से वो नहीं आ सके हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और श्री देवेंद्र कुमार जी हमारी सेंट्रल गवर्निंग बॉडी ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं और हिमगिरी जी विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। मैं इनके अथक परिश्रम और इनके सहयोग से ही इस कार्यक्रम को कर पाते हैं। तो आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं और विश्वास रखते हैं कि आप सभी का मार्गदर्शन और सहयोग सदा मिलता रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद देवेंद्र जी, आप कार्यक्रम आगे बढ़ाएं, शुरू करें। जी 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 जी, धन्यवाद चंद्रशेखर जी, धन्यवाद। आप लोग के माध्यम से ही हम लोग का मार्गदर्शन होता रहेगा और आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं श्री मोहनलाल मिश्र जी धीरज जी को मैं आमंत्रित करूँगा। आज के जो पंडित महात्मा व्यक्तित्व विचार पर अपना है अपना विचार और उनको के बारे में अवगत कराएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं चंद्रशेखर जी के लिए कुछ पंक्तियां कह रहा हूँ। आज मुझे विष पी लेने दो, आज मुझे विष पी लेने दो, कल को अमृत पान करेंगे। आज मुझे विष पी लेने दो, कल को अमृत पान करेंगे। तुम चाहे जैसे जी लो, हम मरने के बाद जिएंगे, हम मरने के बाद। ऐसे व्यक्तित्व को मैं प्रणाम करता हूँ। सुप्रसिद्ध लेखिका डॉक्टर प्रेमरावस्थी को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लेखनी सिद्ध माननीय ईश्वर श्रेष्ठ देवव्रत मिश्र संपादक का सानिध्य प्राप्त रहा। उनकी छाया में रहकर साहित्य सृजन किया है। मैं आदर भाव व्यक्त करता हूँ, पुनः आदर भाव व्यक्त करता हूँ। और रितेश जी चौधरी हमारे संचालन करने वाले थे, लेकिन कतिपय कारण से नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं भी उनको भी धन्यवाद देता हूँ संचालन कुशल कला के लिए। कार्यक्रम आभार देवेंद्र कुमार जी प्रजापति के विषय में मैं दो शब्द कहूँगा कि कार्यक्रम की सफलता का दूसरा नाम देवेंद्र कुमार प्रजापति है। मैं हृदय से कल्याण भावना व्यक्त करता हूँ। डॉक्टर लक्ष्मीकांत पांडे संपादक जन प्रिय मासिक पत्रिका नवनिकष के प्रति आदर भाव व्यक्त करता हूँ। मित्रों, अगर देश हो विश्व हो कहीं भी है, अगर गुरु का आदर हुआ तो वो देश समृद्धशाली होता है। चार पंक्ति चांद में उनकी बात पूरी कहूँगा कि शिक्षक नई सुबह का सूरज, शिक्षक नई सुबह का सूरज, नई रोशनी का दाता। शिक्षक नई सुबह का सूरज, नई रोशनी का दाता। वो पारसमणि है, वो पारसमणि है जिसको छूकर लोहा कंचन बन जाता, जिसको छूकर लोहा कंचन। आप लोग इनका करतल ध्वनि से स्वागत। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं बहुत अच्छा। ये हमारे आदर्श हैं। और मैं एक विशेष बात ये कहूँगा कि मित्रों, संपादक कार्य संपादन कार्य करना किसी पत्रिका का बहुत कठिन है। पत्रकारिता जगत के सशक्त हस्ताक्षर, भारतीय वाङ्मय साहित्य के पोषक, सनातन धर्मी, भारतीय संस्कृत के साधना अर्थोपासक, पत्रकारिता जगत के सशक्त हस्ताक्षर प्रातः स्मरणीय माधव प्रताप मिश्र को कोटसा प्रणाम करता हूँ और मैं अपनी बात यहीं से प्रारंभ। हिंदी के विख्यात साहित्यकार थे। कतिपय विद्वानों का मत है कि द्विवेदी युग का सही नाम माधव प्रसाद मिश्र होना चाहिए। लोकप्रिय सुदर्शन नामक एक हिंदी पत्र का संपादन सफलतापूर्वक किया। संपादकी पत्र की आत्मा होती है। संपादकी तत्कालीन विषय वस्तु के साथ सत्य का बोध कराती है, जो पाठकों के मनोविज्ञान को प्रभावित करती है, जिसके परिणाम स्वरूप जनमानस की कार्यप्रणाली
सकारात्मक दिशा की ओर अग्रसर होती है। श्री मिश्र जी की संपादकीय प्रशंसनीय है। इसी प्रकार वैश्वपालक का भी संपादन किया। वेबर का भ्रम उनके निजी संस्कृत प्रेम का परिचायक है। नए चरित्र पर चर्चा महान विद्वान महाप्रसाद द्विवेदी से होती थी। विचार विनिमय में कहीं कहीं वे एक दूसरे से के विचारों से सहमत नहीं दृष्टिगोचर होते। श्रीधर पाठक ऐसे महान साहित्यकारों की आलोचना गुणदोष के आधार पर की, जिससे स्पष्ट है कि साहित्य मर्मज्ञ के साथ सत्य बोध कराने वाले रहे। लोग उपयोगी स्थायी विषयों पर इनके धत और क्षमा शीर्षक 2 लेख उपलब्ध हैं। आपके निबंध अधिकतर भावात्मक हैं, भाषा पांडित्यपूर्ण और मुहावरेदार है। जीवन चरित्र रचना में भी आप सिद्धहस्त हैं। आपकी कहानी सब मिट्टी हो गया एक दार्शनिक कहानी के साथ शाश्वत सत्य का बोध कराती है। एक दृष्टांत दूंगा कि बनारस के एक महान संत ने सेठ ने बहुत शानदार महल बनवाया। उद्घाटन हेतु संत कबीर को आमंत्रित किया। विनम्रता से सेठ ने पूछा, मान्यवर महल कैसा लगा? उत्तर में कहा, अच्छा है पर शाश्वत नहीं है। सत्य का बोध होते ही वो सभ्यता तथा संस्कृत के भेद को जान गए। और इसी कहानी की दूसरी विशेषता है कि कथा शिल्पी ने लौकिक दृष्टि में माँ पृथ्वी के पर्यायवाची तथा गुणगान करने से मानव कल्याण की बात की है। उससे स्पष्ट होता है कि कथाकार अपने उद्देश्य में सफल रहा। विश्वास का फल एक सकारात्मक सोच की कहानी है। विश्वास ही व्यक्ति के जीवन का आधार है। एक अबोध बालक के साथ जो ईश्वर के प्रति विश्वास जुड़ा है, टूटे न। माननीय प्रताप नारायण के चरित्र को इस कहानी में समाहित किया है। कहानी में मजदूर गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के रहन सहन पर चिंता व्यक्त की है और धनाढ्य वर्ग के अनेक कर्तव्य बोध को जगाया है। ये कहानी भले ही उस समय की हो, परंतु कहानी के निहित भाव आज भी प्रासंगिक है। श्री मिश्र बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी हैं। भारतीय संस्कृत के मूल धारणा है कि सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं है। दिस बिलीव ऑल शुड बी हैप्पी एंड नो वन शुड सफर इन द लीस्ट। ये हमारी भारतीय संस्कृत का मूल भावना है। राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत भारतीय सनातन सभ्यता तथा संस्कृत की वैचारिक सोच का प्रचार प्रसार करने वाले महान अध्येता पंडित माधव प्रसाद मिश्र को कोटशा प्रणाम। इसी संदर्भ में गया प्रसाद शुक्ल सनेही की पंक्तियां मुझे स्मरण आ रही हैं कि भरा नहीं भावों से बहती जिसमें दरधार नहीं, भरा नहीं भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। उमाकांत मालवी गीतकार ने कहा था कि अमरता 3 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। संतान उत्पन्न करके, शिष्य परंपरा स्थापित करके, लेकिन कर्म की देह को काल मिटा सके ये उसकी बस में नहीं। कर्म की देह को काल मिटा सके वो बस में नहीं है। श्री मिश्र जी भले ही लौकिक रूप से हमारे साथ न हो, परंतु उनका विचार आचरण आज भी जीवित है। विचार कभी नहीं मरता है। हमारे प्रेरणा स्रोत भारतीय सनातन धर्म का जयघोष करने वाले श्री मिश्र जी का जन्म भाद्र शुक्ल 13 संवत 1928 कुंवर भवानी हरियाणा में हुआ और विश्व को आलोकित करके चैत्र कृष्ण 4 संवत 1964 भिवानी हरियाणा में अंतिम सांस ली। पुनः वंदन अभिनंदन, साथ में जुड़े सभी सुधीजन के प्रति आभार। जय हिंद, जय भारत, जय भारत, जय सनातन धर्म की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने जो मेरे लिए आपने जो एक कविता पाठ किया, आपने मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आपका धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। इसी सिलसिले में आगे बढ़ता हूँ और मैं डॉक्टर प्रमिला मैडम को मैं बुलाऊंगा और उनसे आज के वेबिनार में के लिए आग्रह करूँगा।
पंडित माधव प्रसाद मिश्र पर आयोजित इस वेबिनार से जुड़े मैं सभी प्रबुद्ध और माननीयों का आदर करती हूँ और सम्मान करती हूँ। डॉक्टर लक्ष्मीकांत पांडे, श्री मोहनलाल मिश्र धीरज जी, श्री चंद्रशेखर जी, देवेंद्र प्रजापति जी, मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज इस वेबिनार का जो विषय है पंडित माधव प्रसाद मिश्र व्यक्तित्व और विचार। अभी मिश्र जी ने काफी अपने ओजस्वी भाषण में काफी कुछ बातें कही हैं और यह व्यक्तित्व भी ऐसा है जो था तो प्रखर, लेकिन हिंदी साहित्य के इतिहास की कुछ ऐसी दुरभिसंधियां थीं जिनके कारण उनका यह बहुमुखी कृतित्व कुछ सामने नहीं आ पाया। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों का यह एक एकांगी चिंतन ही कहा जाएगा कि उसने माधव प्रसाद मिश्र की बहुमुखी गंभीर साहित्य साधना का मूल्यांकन ही नहीं किया। यदि उनका जिक्र हुआ है तो सुदर्शन और वैश्योपकारक इन दो पत्रों के संपादक के रूप में। हाँ, आचार्य शुक्ल ने थोड़ा उनके कथ्य और शैली पर थोड़ा प्रकाश डाला और कहा कि द्वितीय उत्थान के आरंभ काल में इस प्रभावी लेखक के उदय की उज्जवल आभा हिंदी साहित्य के गगन में कुछ समय तक दिखलाई पड़ी, किंतु खेद है कि वह अकाल ही विलीन हो गई। पंडित माधव प्रसाद के मार्मिक और ओजस्वी लेखों को जिन्होंने पढ़ा है उनके हृदय में आज भी उनकी मधुर स्मृति अवश्य बनी होगी। उनकी लेखनी में बड़ी शक्ति थी और शैली बड़ी प्रगल्भ। ये जो कथन है ये आचार्य शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में पंडित माधव प्रसाद मिश्र जी के संदर्भ में ये बात कही। मिश्र जी के संबंध में इतना कथन शुक्ल जी के द्वारा कहा जाना एक बहुत बड़ी बात थी, एक मानक था। निस्वार्थ जीवन दृष्टि संपन्न सनातन धर्म के पोषक और देश तथा समाज के प्रति गहरी वेदना से व्यथित पंडित माधव प्रसाद मिश्र जी का जन्म हरियाणा अंतर्गत भिवानी के कुंगड़ गांव में 1871 में उस समय हुआ जब भारत में ईसाई मिशनरियां अपने ईसाई धर्म के प्रचार में चरम अवस्था में थीं और उस ईसाई धर्म के प्रचार को रोकने के लिए भारत की जो संस्थाएं थीं उनमें आर्य समाज प्रमुख था, किंतु आर्य समाज कुछ समय पश्चात अपने लक्ष्य से भ्रष्ट हुआ और उसने ईसाई धर्म के प्रचार के विरुद्ध उसकी आड़ में रूढ़िवादिता और अंधविश्वास की आड़ में उसने प्रकारांतर से सनातन धर्म पर प्रहार करना शुरू कर दिया। स्वार्थांध प्रकाश, तुरीय मीमांसा और मधुसूदन संहिता से संबंधित जो लेख हैं वो इस बात के प्रमाण हैं। मूलतः पत्रकार पंडित माधव प्रसाद मिश्र जी को हिंदी जगत एक निबंधकार के रूप में तो जानता है, किंतु उस व्यक्तित्व के अंदर कवि, समीक्षक, व्यंग लेखक, यात्रा वृत्तांत लेखक, जीवन चरित्र लेखक, धर्म दार्शनिक चिंतक तथा भाषाविद के भी कितने रूप छिपे हैं यह उनके साहित्य सर्जना का गहन अध्ययन करने से ज्ञात होते हैं। यद्यपि मिश्र जी ने कुल 36 वर्ष की ही आयु पाई और इस
अल्पावधि में भी जो उनका बृहत साहित्य, उनकी जो बृहत साहित्य सर्जना है वो आश्चर्य में डाल देती है। रघुवंश में कहा गया है कि तेजसाम ही न वयः समीक्षते, अर्थात तेजस्वी व्यक्तियों की उम्र नहीं देखी जाती। बात तो सच है। आदि शंकराचार्य, भारतेंदु हरिश्चंद्र, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बाल मुकुंद गुप्त, इन सभी ने अल्पायु ही तो पाई थी, लेकिन इस अल्पायु में भी वो इतना कुछ हमको दे गए कि आज भी वो अमर हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में सन 1900 एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इसी वर्ष सरस्वती पत्रिका का संपादन, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन हुआ था, और उसी के साथ साथ इसी वर्ष एक और पत्रिका सुदर्शन, एक और ये महत्वपूर्ण पत्रिका सुदर्शन बाबू देवकीनंदन खत्री के काशी के लहरी प्रेस से पंडित माधव प्रसाद मिश्र के संपादकत्व में निकली, जिसकी समयावधि 2.25 वर्ष ही रही। 2.25 वर्ष के बाद यह पत्रिका बंद हो गई। बंद होने का कारण जितना अर्थाभाव नहीं था, अपितु मिश्र जी की सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों में और सभाओं में भाषण देने की व्यस्तता के कारण उन्हें इस दायित्व से मुक्ति लेनी पड़ी। कहने को तो इसने 2.25 वर्ष की ही यात्रा की, किंतु इसने जो नींव डाली है वो 200 वर्षों से अधिक की डाली। इसमें लिखे गए उनकी समीक्षाएं, निबंध, साहित्यालेख पठनीय हैं। साहित्य सुदर्शन के बंद हो जाने के बाद भी मिश्र जी के लेख उनकी ही पत्रिका वैश्योपकारक में प्रकाशित होते रहे हैं। सुदर्शन पत्र की नीति संबंधी घोषणा करते हुए उन्होंने सुदर्शन के प्रथम वर्ष के अंक 2 में यह बात कही, जो बात कही वह उनके सनातन धर्म के प्रेम की मजबूत अभिव्यक्ति है। वो कहते हैं कि हम यह भी सूचित करते हैं कि सुदर्शन एक हिंदू पत्र है और यह सनातन धर्म को अपना प्राण समझता है, साथ ही व्यक्ति विशेष और संप्रदाय विशेष का इसे दुराग्रह भी नहीं है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो कि समालोचक के संपादक थे, उन्होंने भी इनके व्यक्तित्व और उनकी रचना धर्मिता पर बड़ी सटीक बात कही है। वो कहते हैं कि मिश्र जी बिना किसी अभिनिवेश के लिखते ही नहीं हैं। मिश्र जी बिना किसी अभिनिवेश के नहीं लिखते। यदि हमें उनसे लेख पाने हैं तो सदा एक न एक टंटा हमें छेड़ ही रखें। इसका कहने का तात्पर्य क्या है कि मिश्र जी से लेख लेना उनको छेड़ कर लिखवाना है। वस्तुतः भारतीय संस्कृति के प्रति अगाध अनुरक्ति के स्वभाव के कारण और पाश्चात्य विषयानुरागियों के द्वारा जो भारतीय ग्रंथकार और मनीषियों की यदि उपेक्षा उन्हें कहीं भी दिखाई पड़ जाती तो वे उनसे हमेशा साहित्यिक दो हाथ करने के लिए तैयार हो जाते। फिर उसका अंजाम क्यों ना कुछ भी हो, उसका परिणाम क्यों कुछ भी ना हो, वो उसका जवाब पूरे तर्क और प्रमाण के साथ भावुकता और आवेश भरे अंदाज में देते थे। पाश्चात्य संस्कृताभ्यासी विद्वान जब वेद पुराणादि की उलट पुलट की व्याख्या कर देते, ऐसी स्थिति में भला मिश्र जी चुप कैसे रहते। अभी जैसा कि उल्लेख मिश्र जी ने भी किया कि बेबर का भ्रम, नैषधचरित चर्चा और श्रीधर पाठक का गुणवंत हेमंत का विवाद तो हिंदी साहित्य में बहुत दिनों तक चर्चा में बना रहा। नैषधचरित चर्चा में नैषध काव्य को द्विवेदी जी ने जटिल और दुर्बोध तो कहा ही, साथ में
नैषद चरित्र के रचयिता हर्ष को गपोड़ेबाजी कह दिया। उनके अनुसार रचना में मार्मिक सहृदयता तो है, लेकिन सारल्य नहीं। मिश्र जी ने जब ये सुना, पढ़ा, तो उसकी समीक्षा उन्होंने सुदर्शन के प्रथम वर्ष के 6ठे अंक में यह कहकर की कि महाकवि हर्ष के काव्य में तो गांठे ही गांठे हैं, और श्रीधर पाठक की कविता सर्वतोभावेन प्रशंसित है। आप संस्कृत, हिंदी, बंगला आदि देश की सभी भाषाएं जानते हैं, और हम बेवर साहब की करतूतों से एकदम अनभिज्ञ हैं। कितना बड़ा कटाक्ष था, कितना बड़ा व्यंग था, बड़ी सामान्य और गंभीर भाषा में। इसी प्रकार जब वेबर ने महाभारत और रामायण को उसमें कोई अंतर न करते हुए उन दोनों को एक एपिक काव्य बता दिया, उसका भी खंडन उन्होंने जोरदार शब्दों में किया। वो खंडन करते हुए कहते हैं कि एक ऐतिहासिक ग्रंथ है और दूसरा काव्य ग्रंथ है। और इसी प्रकार जब वेबर ने राजतरंगिणी की आलोचना की, तो उस राजतरंगिणी के उनके तर्कों का पुष्ट प्रमाणों के द्वारा खंडित करते हुए उनका मखौल उड़ाते हुए कह दिया कि कर फुलेल को आचमन मीठो कहत सराही। ये बहुत बड़ा मखौल था वेबर का। लेकिन ये सब कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि मिश्र जी की आलोचना केवल दोष दर्शन पूर्ण थी, नहीं, वो गुणों के ग्राहक भी थे, और जहां वो ऐसी स्थिति देखते थे मुक्त कंठ से उसकी प्रशंसा भी करते थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी से यद्यपि उनका मनोमालिन्य था, यह सर्वविदित बात है, लेकिन उनकी बेकन निबंधावली की उन्होंने मुक्त कंठ से प्रशंसा की। और यही नहीं, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपनी एक कविता सुदर्शन में प्रकाशित होने के लिए भेजी थी, सदाशयता पूर्ण। मिश्र जी ने द्विवेदी जी की वो कविता भी प्रकाशित की, और साथ में मैथिली शरण गुप्त की भी कविता वो प्रकाशित की। वो ना तो दुराग्रही थे ना पूर्वाग्रही। बाल मुकुंद गुप्त और महावीर प्रसाद द्विवेदी के मध्य अनिस्थिरता शब्द को लेकर व्याकरणिक विवाद काफी दिनों तक चला, जो कि हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध रहा है। मिश्र जी ने द्विवेदी जी का पक्ष लेते हुए श्री राघवेंद्र के छद्म नाम से इनके पक्ष में लेख लिखा। यद्यपि कहना तो बड़ा कटु है, लेकिन कटु यथार्थ है कि मिश्र जी को प्रकाश में न लाने का बहुत कुछ योगदान, बहुत कुछ श्रेय सरस्वती के संपादक और उस पत्रिका को भी रहा है। किंतु यदि मिश्र जी को थोड़ा सा दीर्घ जीवन और मिला होता, या सुदर्शन पत्रिका का ही संपादन दशाधिक वर्षों तक कर लिया होता, तो उनकी साहित्यिक अवदान की पताका हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दूर दूर तक फहरा रही होती। हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखकों ने भी उनके साहित्यिक अवदान के प्रति और उनके मेधाजन्य कृतित्व को परखने का जोखिम नहीं उठाया। उनका नाम संपादक के रूप में ही प्रायः उल्लेखित मिलता है। उनकी भास्वरता के दर्शन जबकि कविता, आलोचना, निबंध, कहानी इत्यादि सभी में मिलते हैं। लेकिन एक बात जो है कि ना तो मिश्र जी को रामविलास शर्मा और नंदुलारे वाजपेयी जैसा आलोचक ही मिला जो उनके तत्वों को प्रकाशित कर उसको सामने लाता। हिंदी साहित्य के इतिहास में निबंधों का जन्म हम भारतेंदु युग से और निबंधों का विकास द्विवेदी युग से तथा उसकी प्रौढ़ता शुक्ल जी के युग में स्वीकार करते हैं। किंतु ध्यातव्य है कि द्विवेदी जी ने भाषा परिष्कार तो किया, किंतु उनके निबंधों में पर्याप्त गांधीर्य नहीं मिलता है।
यह बात आचार्य शुक्ल ने भी अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में कही। उन्होंने कहा कि स्थायी निबंधों की श्रेणी में 2-4 लेख जैसे कवि और कविता, प्रतिभा आदि आ सकते हैं, पर ये लेखन कला या सूक्ष्म विचार की दृष्टि से लिखे नहीं जान पड़ते। इस विषय की बहुत मोटी मोटी बातें बहुत मोटे मोटे तौर पर कही गई हैं। विचारों की वह गुण गुम्फित परंपरा इनमें नहीं दिखलाई पड़ती जिससे पाठक की बुद्धि उत्तेजित होकर किसी नई विचार परंपरा की ओर दौड़ सके। द्विवेदी जी के लेखों में शुक्ल जी यही नहीं रुके, वो आगे कहते हैं कि द्विवेदी जी के लेखों को पढ़ने से ऐसा लगता है कि लेखक बहुत मोटी अक्ल के लोगों के लिए लिख रहा है। ऐसी बात कहना मर्म पर चोट पहुंचाना है, लेकिन सत्य है कि द्विवेदी युग में निबंधों में भाषा में तो परिष्कार हुआ, लेकिन विचारों की संगुम्फित परंपरा नहीं दिखलाई पड़ती है। निबंधों की विचार सरणी पर यदि हम ध्यान दें तो पता चलता है कि भारतेंद्र योगीन, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त के निबंधों के पश्चात यदि एकदम हम शुक्ल जी के निबंधों पर आते हैं तो एक बहुत बड़ी रिक्तता, एक बहुत बड़ा गैप हमें दोनों के मध्य दिखलाई पड़ता है, जिसकी संपूर्ति माधव प्रसाद मिश्र के निबंध करते हैं। माधव प्रसाद के निबंध वस्तुतः भारतेंद्र योगीन निबंध और शुक्ल योगीन निबंधों के बीच कड़ी ईमानदारी से इस रिक्तता की पूर्ति करते हैं। उनके धृति और क्षमा जैसे निबंध, ऐसा लगता है कि शुक्ल जी के जो मनोविकारात्मक निबंध थे, उन मनोविकारात्मक निबंधों की वो पूर्व पीठिका थी, या यूं कह सकते हैं कि मिश्र जी ने धृति और क्षमा जैसे निबंधों के माध्यम से शुक्ल जी के लिए एक पूर्व पीठिका का निर्माण अपने इन निबंधों के माध्यम से किया था। अतः निश्चित रूप से मिश्र जी की प्रतिष्ठा भारतेंदु और द्विवेदी योगीन के निबंधकारों के बीच एक मजबूत कड़ी के रूप में की जानी चाहिए। मिश्र जी के निबंधों का संकलन पंडित द्वारिका प्रसाद चतुर्वेदी और पंडित झाबरमल शर्मा ने माधव प्रसाद मिश्र निबंधमाला के नाम से किया है, और जिसमें प्रसिद्ध निबंध बेबर का भ्रम, श्री वैष्णव संप्रदाय, हिंदुओं की महासभा, परीक्षा, धृति, क्षमा, चारवाक दर्शन की भूमिका, छात्र और राजनीति तथा खुली चिट्ठी ये विशिष्ट है। खुली चिट्ठी ये मालवीय जी के लिए लिखी गई थी। मिश्र जी ने मालवीय जी को लिखी थी खुली चिट्ठी। जब मालवीय जी ने छात्रों को राजनीति में न आने की बात कही, तब मिश्र जी ने उनके नाम ये खुली चिट्ठी भेजी। और उस समय भाषा परिष्कार तथा हिंदी भाषा के विकास पर लिखे गए उनके जो लेख हैं, अदालत में नागरी और एक लिपि कैसे हो, यह भाषा और व्याकरण को एक नई दृष्टि से देखने में समर्थ हैं। कहानी विधा के में तो वे हिंदी के प्रथम मौलिक कहानीकार कहे जा रहे हैं, क्योंकि उन दिनों पत्र पत्रिकाओं में जो कहानियां छप रही थीं वे पूर्णतः अनुदित कहानियां थीं। उनमें आज के कहानी कलेवर का कोई भी तत्व नहीं था, वो इन तत्वों से बिल्कुल शून्य थी। कल्पना लोक में विचरण करने वाली ये कहानियां सामाजिक यथार्थ से पूर्णतः दूर थीं। उनमें सामाजिक यथार्थ नहीं था, किंतु मिश्र जी ने अपनी इन कहानियों के कथानक को जीवन के यथार्थ से जोड़ने का प्रयास किया, और यथार्थ से जोड़कर ही एक कहानी विधा में एक नई मौलिकता उन्होंने उत्पन्न की।
इसीलिए उन्हें हिंदी का प्रथम मौलिक कहानीकार कहने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मिश्र जी का कहानी संग्रह आख्यायिका सप्तक के रूप में मिलता है, जिसमें 3 कहानियां तो सामाजिक हैं और 4 कहानियां पौराणिक आख्यानों पर आधारित हैं, जिनका अंत आदर्शात्मक है। अब यहाँ एक बात कहना जरूरी हो जाता है कि मुंशी प्रेमचंद जी ने अपनी कहानियों में जिस आदर्शोन्मुख यथार्थवाद की स्थापना की, इस आदर्शोन्मुख था यह यथार्थवाद मिश्र जी ने पहले ही अपनी कहानियों में प्रारंभ कर दिया था, यानी उसकी पूर्व पीठिका भी मिश्र जी ने निर्मित की। विश्वास का फल कहानी को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी की कहने स्वीकार करने की बात की गई है, लेकिन साहित्यिक दुरभिसंधियों की बल ये चढ़ गई कहानी और उसे प्रकाश में नहीं लाया गया। सनातन धर्म की मजबूती और समाज सुधार हेतु पंडित माधव प्रसाद मिश्र का अधिकांश समय धार्मिक यात्राओं और समाज सुधार हेतु की गई यात्राओं में बीता और इन्हीं यात्राओं का वर्णन उनके यात्रा वृत्तांतों में मिलता है, जहां उन्होंने उसमें उस स्थान का इतिहास, धार्मिक उपादेयता और उसकी प्राकृतिक सुषमा का भी वर्णन किया है। इन यात्राओं में होशियारपुर की यात्रा, अमृतसर की यात्रा, मथुरा की यात्रा, शिमला की यात्रा और अयोध्या की यात्रा ये प्रमुख हैं। मिश्र जी का समीक्षक, निबंधकार रूप, कहानीकार रूप, पत्रकार रूप तो सामने आया ही, लेकिन उनका एक और रूप है, उनका कवि रूप। वे निबंधकार और समीक्षक होने के साथ साथ वे प्रभावी कवि भी थे। उनके कवि रूप की प्रशंसा करते हुए पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी ने अपने पत्र विशाल भारत में 1933 में साहित्य सेवी और साहित्य चर्चा नामक लेख में उल्लेख करते हुए कहा कि अगर मिश्र जी की कविताओं का संग्रह प्रकाशित हो जाए तो हमारे कितने ही काव्य मर्मज्ञ पाठकों को यह देखकर आश्चर्य होगा कि मिश्र जी की कविताओं में देशभक्ति और स्वतंत्र प्रेम का कितना जबरदस्त पुट है। दंभ और दुराचार के तो वे प्रबल विरोधी थे। मिश्र जी की तरह के साहित्य सेवी आज हमारे बीच दुर्लभ हैं। ये पंक्तियां ऐसी हैं कि जिनको तत्कालीन समय के प्रकांड विद्वान उनकी स्वीकार्यता को महत्व दे रहे थे, स्वीकार्य उनको कर रहे थे, उनके साहित्य को स्वीकार्यता दे रहे थे, किंतु हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों ने ऐसे व्यक्तित्व की सर्वथा उपेक्षा की। यह चिंतनीय विषय है। मिश्र जी ने, जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है, कि सनातन धर्म की रक्षा उनका प्रण भी था और प्राण भी था। उन्होंने इस सनातन धर्म की रक्षा और रूढ़िग्रस्त जनता को उससे उबारने के लिए तथा आधुनिकता को स्वीकार करने के लिए वो जगह जगह सभाएं करते थे, जगह जगह भाषण देते थे। सनातन धर्म सभा, कलकत्ता में ब्राह्मण सभा, ऐसी न जाने कितनी सभाओं की उन्होंने स्थापना की और इन धार्मिक संस्थाओं के द्वारा उन्हें उपाधियों से अलंकृत करने का आग्रह भी किया गया, किंतु निस्वार्थ सेवी पंडित माधव प्रसाद मिश्र ने उन उपाधियों को लेने से सर्वथा इनकार कर दिया। उनका मानना था कि सोपाधिक जीवन से निरुपाधिक जीवन अधिक अच्छा है। वो ऐसे साहित्यकार थे जिन्हें उनके जीवन काल में जितनी प्रशस्ति मिली उतनी बिरलों को मिलती है। और मिश्र जी में वंशानुगत विद्वता थी, संस्कारिकता भी थी और साहित्यिक ऊष्मा भी थी, लेकिन इन गुणों की साहित्यकारों और ये गुण तत्कालीन साहित्यकारों से उनमें कहीं अधिक ही थे।
हिंदी के इतिहास लेखकों पर हरियाणा के साहित्यकारों ने क्षेत्रवाद का आरोप लगाते हुए मिश्र जी की उपेक्षा किए जाने की बात पुरजोर से उठाई और यहां तक कहा कि एक सरकार को एक हिंदी विद्वानों का एक आयोग गठन करना चाहिए जिसमें द्विवेदी युग की समीक्षा की जाए और उस समीक्षा में जो तत्व निकल कर आते हैं और यह सिद्ध माना जाए कि द्विवेदी युग का जो नामकरण हुआ है वह नामकरण उचित नहीं है, क्योंकि मिश्र जी की जो साहित्य साधना है वो कहीं अधिक सशक्त और प्रगल्भ है। अतः द्विवेदी युग का नामकरण मिश्र युग के नाम से किया जाए। हरियाणा साहित्य अकादमी जितना कुछ कर सकती थी वो कर रही है। उन्होंने माधव प्रसाद मिश्र ग्रंथावली भी प्रकाशित की और इसका प्रकाशन कर उनके समग्र कृतित्व को एकत्र करने का बड़ा सराहनीय कार्य भी किया है। कुछ लोग इस पर शोध भी कर रहे हैं और उन्होंने कई पुरस्कार भी माधव प्रसाद मिश्र के नाम पर घोषित किए हैं। 36 वर्ष की अल्प अवस्था में वे प्लेग की महामारी से ग्रसित हो गए और हिंदी की वाटिका पर वज्रपात हो गया। मिश्र जी पर हुए आज के इस विमर्श से यदि किंचित भी साहित्य प्रेमी को उनके साहित्य पढ़ने की जिज्ञासा जागृत हो सके या उन पर कुछ काम करने की उनके अंदर ललक पैदा हो सके, आज के इस वेबिनार का वही लक्ष्य होगा, वही उसकी सार्थकता होगी, वही उसकी उपादेयता होगी। यह कहकर मैं विराम लेती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमिला जी आपका। बिल्कुल सही बात है। द्विवेदी युग के इस इन महान साहित्यकार ने भले ही अपना एक छोटा सा समय योगदान दिया इस हिंदी साहित्य जगत में, बट उनका जो योगदान है वो अतुलनीय और अविस्मरणीय है। इसको हम जरा सा भी भुला नहीं सकते। और जिस तरीके से आपने बताया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के साथ इनकी नोकझोंक चलती रही, मगर इनकी जो पत्रिका थी सुदर्शन, उसमें महावीर जी ने अपना कविता भी भेजा। बहुत ही इससे समझ में आता है कि उस समय के उस दौर के जो कवि और साहित्यकार रहे हैं, भले ही आपसी मतभेद हो, बट एक एक मेन मोटो यही था कि साहित्य को आगे बढ़ाना है। साहित्य को कहते हैं, हम साहित्य जगत में हम जब भी कभी काम करें तो साथ में मिल करके एक साथ पुरजोर कोशिश के साथ साहित्य को आगे बढ़ाएं, जो कि इनका ये एक एक उदाहरण आचार्य आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और पंडित माधव प्रसाद मिश्र जी के से मिलता है, और ये हमारे लिए एक उदाहरण ही है। इस सिलसिले में ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आग्रह करूंगा श्री लक्ष्मीकांत जी से कि वो भी इस वेबिनार में पंडित माधव प्रसाद मिश्र जी के ऊपर अपना विचार हम सबके समक्ष प्रकट करें। लक्ष्मीकांत जी। पर्याप्त बातें हो गई हैं, मेरी समझ से समय भी हो गया है और मुझे पहले से पता भी नहीं था कि बोलना है, तो मुझे लगता है कि मिश्र जी ने, धीरज जी ने और प्रमिला जी ने
बहुत विस्तार से और बिंदुवार उनके व्यक्तित्व और कृतित्व का विश्लेषण किया। इसमें कोई वृद्धि करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैं विस्तार से कोई व्याख्यान नहीं दूंगा। हमारा एक सीमित समय होता है और वह समय करीब करीब हो रहा है। कुछ बिंदु जो उठाए हैं मिश्र जी ने, मोहनलाल जी ने भी और प्रमिला जी ने भी, उन्हीं कड़ियों को जोड़ने के लिए कुछ बातें जरूर कहूँगा। पहली बात, हरियाणा में बहुत दिनों से विवाद चल रहा है कि माधव प्रसाद मिश्र को युग प्रवर्तक माना जाए। तो वहाँ कोई विरोध नहीं है द्विवेदी जी का। एक बहुत छोटी सी बात है कि 1903 में द्विवेदी युग में सरस्वती का प्रकाशन महावीर प्रसाद द्विवेदी से प्रारंभ हुआ और 1900 ईस्वी में सुदर्शन का प्रकाशन माधव प्रसाद जी ने शुरू किया। तो कहा यह जाता है कि जो नई चेतना आई है मिश्र जी के काव्य में, ये जो आधुनिक युग में सरस्वती के प्रकाशन से नहीं आई, उसका कारण सुदर्शन है। भाषागत प्रौढ़ता, वैचारिक नवीनता, राष्ट्रीय स्वाधीनता और सांस्कृतिक चेतना, ये द्विवेदी युग के साहित्य की मूल चेतना है। तो लोगों का ये कहना है कि ये चारों चेतनाएं माधव प्रसाद मिश्र से शुरू हुई थी, इसका विस्तार आगे चलकर सरस्वती के माध्यम से हुआ। इसलिए उनके नाम पर तो हम इतिहास को थोड़ा पीछे ले जाएं, 1903 की जगह इतिहास को 1900 से प्रारंभ करें। सरस्वती के प्रकाशन से जिस युग को प्रारंभ करते हैं उसको 3 साल और पीछे कर लें और 1900 ईस्वी से प्रारंभ मान लें। एक बात। दूसरी बात, चर्चा की बात आती है। हिंदी साहित्य जिन रचनाकारों ने लिखा, जिनका इतिहास में बहुत उल्लेख है, वहाँ एक बिंदु हमें ध्यान में रखना चाहिए कि कुछ लोग साहित्यकार होते हैं, उन्होंने जीवन ही साहित्य को दे दिया है। वे साहित्य लिखते हैं, साहित्य में अपने को प्रस्तुत करते हैं और साहित्य रचना करने के कारण उस साहित्य में समाज भी आ जाता है, लेकिन उनके केंद्र में समाज गौण रहता है और साहित्य प्रमुख रहता है। आजकल तो अधिक लोग मिल रहे हैं जिनके केंद्र में साहित्य और समाज दोनों नहीं रहते, वे स्वयं रहते हैं। मिश्र जी दूसरी पद्धति के रचनाकार थे। वे मूलतः समाज सुधारक थे। उनके चिंतन का केंद्र साहित्य नहीं था, समाज था। उनके चिंतन का केंद्र संस्कृति थी, परंपरा थी, सनातनता थी और इस कारण उन्होंने साहित्य को दोयम दर्जे पर रखा और सारा का सारा जीवन समाज सेवा और सनातन धर्म की सेवा में समर्पित कर दिया। तो क्रमबद्ध और साहित्य सृजन के लिए उन्होंने साहित्य नहीं लिखा और इसीलिए साहित्य की जो घुड़दौड़ थी उससे वे अलग रहे। यहाँ तक कि पत्रिका भी निकाले तो अपने द्वारा निकाली गई पत्रिका को भी उन्हें इसलिए बंद करना पड़ा कि उन्हें लगा
कि मैं समाज सेवा के जो कार्य क्षेत्र हैं पत्रिका के कारण उनको समय नहीं दे पा रहा, और इसलिए उन्होंने 2 वर्ष 4 महीने के बाद सुदर्शन को बंद कर दिया और वैश्वप्रकारक में लेख लिखते रहे। ये तो उन लोगों ने उनको बाद में संपादक में नाम दिया, लेकिन उनका कोई उद्देश्य नहीं था कि मैं पत्रकार बनूं, मैं कहानीकार बनूं, मैं निबंधकार बनूं, मैं लेखक बनूं, मैं समीक्षक बनूं। उनका कोई उद्देश्य नहीं था। उनका उद्देश्य था सनातन धर्म महामंडल की स्थापना, स्कूल खोलना, शिक्षा देना, समाज में घूम घूम कर एक नई चेतना लाना। तो उनका कार्य क्षेत्र ही अलग था। ये तो साहित्य हमें ब्याज में मिला, और इसलिए उन्होंने साहित्य में प्रतिष्ठा के लिए कोई बहुत स्वयं प्रयास नहीं किया, और इसलिए उन लोगों से पिछड़ गए जो साहित्यकार थे और जो साहित्य के लिए साहित्य रच रहे। तीसरी बात, कई बार आया नाम वेवर का। वेवर मैकाले की शिक्षा पद्धति 1835 में आ चुकी थी। हिंदुस्तान को यूरोप ने अंग्रेजों के माध्यम से जाना और अंग्रेजों के माध्यम से जर्मन में पहुंचा। मैक्स वेबर जो था वह जर्मन दार्शनिक था, विद्वान था। उसकी पाश्चात्य भौतिकवादी दर्शन पर काफ़ी काम है। सब लोग जानते हैं कि मैक्स वेबर भारतीय नहीं विश्व समाजशास्त्र में एक नाम है। एक समाजशास्त्रीय चिंतक के रूप में उसका काफ़ी योगदान है। लेकिन उसको जो भारतीय किताब पुस्तकें मिली वे अंग्रेजी के माध्यम से उस तक पहुंची, और उसने उनकी आलोचना पाश्चात्य सैद्धांतिकी के आधार पर कर। उसने अपनी मान्यताओं को रामायण और महाभारत पर ला दिया, भारतीय संस्कृति पर ला दिया, और दुर्भाग्य से उसकी जो मान्यताएं पश्चिम से भारत में आई, उसका जो दार्शनिक चिंतन भारत में आया, तो जैसे आज अधिकांश चिंतन पाश्चात्य जो आता है तो उसको हम शिरोधार्य कर लेते हैं, वही तब भी हुआ। प्रगतिवाद आया या अब भी जो आ रहे हैं उनको हम लोग ले रहे हैं नारी विमर्श, शिशु विमर्श। ऐसे ही जब वेबर ने चिंतन दर्शन पाश्चात्य प्रस्तुत किया तो भारतीयों ने उसको ही कटु सत्य मान लिया, उसको अंगीकार कर लिया। आधुनिकता की दौड़ में वेबर ने कहा है, वेबर का समाजशास्त्री चिंतन भारतीय दर्शन पर जब लागू हुआ और सब यहाँ के लोग स्वीकार करने लगे, और स्वीकार करने वालों में जो सबसे बड़ा नाम था वे थे पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने सरस्वती के माध्यम से उस पाश्चात्य विचारधारा से प्रभावित भारतीय चिंतन को अपने लेखों में प्रस्तुत करने लगे। ये पंडित जी को सहन नहीं हुआ। हमारा जो दर्शन है उसकी आलोचना एक ऐसे व्यक्ति द्वारा हो रही है जो कभी भारत आया तक नहीं, और भारत उसको मान रहा है, और द्विवेदी जी भी उसको मान रहे हैं, उसको सरस्वती के माध्यम से बढ़ा रहे हैं। तो उसके सारे समाज शास्त्रीय सिद्धांतों का खंडन करते हुए उन्होंने जो आक्षेप किए वे प्रकारांतर से द्विवेदी जी के लेखों पर आक्षेप, और उसी को लेकर के वेबर की आलोचना उन्होंने की कि वेबर को समझ कहाँ कहाँ नहीं थी। उसका अपना समाजशास्त्रीय चिंतन जो है वो पाश्चात्य भौतिकवादी दर्शन पर अवलंबित है, और हमारा जो है दर्शन ये त्याग और तपस्या पर अवलंबित है।
उसको पता ही नहीं है कि भारत क्या है और वो भारत में लिखे डाल रहा है। तो ये पंडित जी का बहुत बड़ा योगदान था उस युग में, जो उन्होंने आलोचना के माध्यम से, भाषणों के माध्यम से और समाज में जा करके पाश्चात्य चिंतन के अनुकरण का विरोध देश में किया। ये दूसरा बिंदु है माधव प्रसाद मिश्र की महानता का। एक तीसरा बिंदु और है, हमने पहले ही बताया कि वे पत्रकार, समीक्षक, कहानीकार, यात्रा वृत्तकार, कवि सब थे, लेकिन वास्तव में इनमें से ऐसा कोई भी रूप ऐसा नहीं है जिसके प्रति वे आकर्षित थे। ये उनके अभिव्यक्ति के माध्यम से, मूलतः पंडित जी सनातन धर्म के ध्वजवाहक थे और पूरे देश में निरंतर प्रचार करते हुए सनातन धर्म की स्थापना और ऐसे धर्म की स्थापना जिसमें आर्य समाज के सुधारवाद का भी विरोध था, ईसाई मिशनरियों का भी विरोध था, इस्लामीकरण का भी विरोध था, और सबसे बड़ी बात थी कि हमें अपनी संस्कृति को जीना चाहिए और उसे हम जिएंगे। रही बात विरोध की, तो बाल मुकुंद गुप्त भारत मित्र के संपादक थे और हरियाणा के रहने वाले थे। और महावीर प्रसाद द्विवेदी, अभी प्रमिला जी ने संकेत किया, उन्नाव के और रायबरेली के उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। लेकिन जब लंबा विवाद खिंचा अनस्थिरता का, जैसा प्रमिला जी ने बताया, तो दो व्यक्तियों ने अस्थिरता और अनस्थिरता, तो व्याकरण का विवाद था कि अन कैसे लगा स्थिरता के पीछे, पहले अन कैसे लगेगा, अ लगना चाहिए। दो उपसर्गों का झगड़ा था, अस्थिर और स्थिर और अनस्थिर। तो ये क्यों ये विवाद चला? क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती में एक बार अनस्थिरता शब्द का प्रयोग किया था और भारत मित्र से उनकी तनातनी रहती थी, और उन्होंने कह दिया कि वे तो खुद ही शुद्ध नहीं लिखते और दूसरों को हिंदी सिखा रहे हैं महावीर प्रसाद जी। अस्थिरता होता है, अनस्थिरता कहाँ से आ गया? इसको व्याकरण से सिद्ध करके दिखाएं। तो दो नाम आए संस्कृत के प्रकांड पंडितों के, जिन्होंने कहा कि अनस्थिरता व्याकरण से सिद्ध है, और वे दो नाम थे, एक आगरा के पंडित गोविंद नारायण मिश्र, जो कलकत्ता में ही थे, पत्रकारिता से जुड़े, और दूसरे थे पंडित माधव प्रसाद मिश्र। उन्होंने कहीं भी ये नहीं कहा कि हमें बाल मुकुंद गुप्त के साथ जाना चाहिए, और जिन लोगों ने संस्कृत के तमाम सूत्रों के आधार पर अनस्थिरता को सिद्ध किया, जबकि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने गोविंद नारायण जी को पत्र लिखकर कहा था कि भैया डूबती नाव तुम ही उबार सकते हो, ये कैसे सिद्ध होगा हमें तो पता नहीं है। तब पंडित जी ने, दोनों विद्वानों ने ये बताया कि अनस्थिरता अशुद्ध प्रयोग नहीं। ये मित्रता थी। वे भी चाहते तो कहते कि बाल मुकुंद गुप्त जिनका पलड़ा भारी था उनके साथ जाते, लेकिन नहीं, उन्होंने सत्य का समर्थन किया। तीसरी बात, उनके निबंधों का प्रमिला जी ने भी उल्लेख किया। 1935 में उनके निबंधों का प्रकाशन इंडियन प्रेस से किया, झाबरमल शर्मा इत्यादि ने किया। इंडियन प्रेस से उनके सारे निबंध प्रकाशित किए, निबंधमाला 2 खंडों में। वो वही इंडियन प्रेस है जहां से सरस्वती लगातार प्रकाशित होती है। उसी इंडियन प्रेस से पंडित माधव प्रसाद मिश्र के निबंधों का प्रकाशन हुआ। तो ये उनके व्यक्तित्व की महानता और उस युग के
जीवन मूल्यों की बात। लेकिन मूल बात यही है कि पंडित माधव प्रसाद मिश्र साहित्य सृजन के लिए प्रकट ही नहीं हुए थे। ये तो सनातन धर्म की स्थापना के लिए उन्होंने सारा जीवन त्याग लगा दिया था। पंडित दीनदयाल शर्मा के साथ भारत सनातन धर्म महामंडल की स्थापना और उसके प्रचार में जुट गए थे। लेकिन ये उस क्रम में जो लिखते गए वही साहित्य बनकर हमारे सामने आया। उनका उद्देश्य होता कि मैं साहित्य में शिखर पर बैठूं, तो वे बैठ जाते। 36 वर्ष की आयु कम नहीं होती, लेकिन उनका उद्देश्य ही नहीं था। ये हिंदी का उद्देश्य था कि उनको अपने सम्मानीय स्थान पर बैठाए। लेकिन हिंदी क्यों बैठाए? न सरस्वती ने, न आलोचना ने, न इतिहास ने, और यहाँ तक कि सबसे बड़े क्षेत्र पत्रकारिता, जिसमें वे 2 जगह जुड़े, और उसका लेखक अंबिका प्रसाद वाजपेयी, उन्होंने भी उनके विषय में तमाम भ्रामक सूचनाएं दी। सबसे बड़ी हानि तो यहाँ तक कि उन्होंने सुदर्शन का और वैश्योपकारक का प्रकाशन काल भी गलत दे दिया। तो जो पत्रकारिता थी और जो हिंदी पत्रकारिता का इतिहास है, वहाँ भी उनके साथ न्याय नहीं हुआ। और मैंने चंद्रशेखर जी से निवेदन किया था, देवकी नंदन खत्री के उसमें, कि आप माधव प्रसाद मिश्र को भी लीजिए, क्योंकि आप पत्रकारिता के पितामह को ले रहे हैं। उन्होंने मेरा आग्रह स्वीकार किया और आज पहला कार्यक्रम पंडित माधव प्रसाद मिश्र पर हुआ, क्योंकि आप लोगों की भी सूची में पंडित माधव प्रसाद मिश्र एक पत्रकार के रूप में नहीं थे। आज सौभाग्य से उनके ऊपर एक वेबिनार करने का अवसर मिला। लेकिन फिर कहूँगा कि पंडित माधव प्रसाद मिश्र को आप लोग भी, जो आपके पत्रकारिता वाली सीरीज है, वहाँ जोड़ें, क्योंकि वहाँ पत्रकार आते हैं और वे इनको जाने, इनके योगदान को जाने, एक कर्तृत्व को जाने। ये तो पुराने साहित्यकार कुतुबन, मंझन, गोरखनाथ और जायसी वाली सीरियल है। इसमें तो जो बातें हैं वे साहित्य वाले आते हैं। तो पंडित जी को अब भी न्याय नहीं मिला है। आप इनको पत्रकारिता का जो आपका निरंतर क्रम चलता है उसमें जोड़ें, तो ये उनके प्रति ISMT की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जी देवेंद्र जी, जी सर। मैं जी सर। डॉक्टर लक्ष्मीकांत पांडे जी की भावनाओं का आदर करते हूँ, और उन्होंने स्मरण ही करा दिया कि 2019 में हम लोगों की ये बात हुई थी कि पंडित माधव प्रसाद मिश्र को, जो कि लगभग लुप्त साहित्यकारों की श्रेणी में है, पत्रकारों की श्रेणी में आ गए हैं, उनको भी पत्रकार की तरह एक स्थान दिया जाए। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो हमारा वेबिनार होगा प्रेस विरासत दिवस के अंतर्गत, उनको भी हम शामिल करेंगे। और आपने उसी वक्त कहा था कि ये महावीर प्रसाद द्विवेदी या भारतेंदु हरिश्चंद्र या जो समकालीन और जो जितने भी पत्रकार थे, उनके वो एक तरह से पिता के समान थे। वो उन्होंने हिंदी को एक नया आकार दिया, भाषा दिया और दिशा दिया। और एक तरह से उन्होंने ही भारतेंदु हरिश्चंद्र को ये शिक्षा दी कि पत्रकारिता क्या है और कैसे की जाती। तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि
उनको हम विस्मृत नहीं करेंगे और अपने प्रेस विरासत दिवस की श्रृंखला में शामिल करेंगे। धन्यवाद। देवेंद्र जी। जी सर धन्यवाद। और बिल्कुल कांति सिंह की बात रही है और ये साहित्यकार भी हैं और इनको जैसे कि तुरंत ही संज्ञान में लिया गया और हमारे चेयरमैन सर श्री चंद्रशेखर जी ने संज्ञान में लेकर बताया हम पंडित प्रसाद मिश्र जी पर भी हम से एक बलिदान का और इस तरीके का सुझाव आप सबसे हमें मिलता रहता है हमारा होगा। मैं बहुत आभारी हूँ। इवन मैं आभारी हैं इस तरीके का अब क्योंकि हम कार्यक्रम समापन की ओर ये एक कार्यक्रम समापन ये जो लगातार वेबिनार की श्रृंखला इसी तरीके से चलती रहेगी। तो मैं आमंत्रित करूँगा देखा कि तो आज के वेबिनार का आमंत्रण आप व्यक्त करें और किसी कार्यक्रम की समापन की घोषणा करें। धन्यवाद देवेंद्र जी। जी सर। आभार व्यक्त करना तो परंपरा है और इस परंपरा को संस्था के पदाधिकारी ही निर्वाह करते हैं, लेकिन आज मैं इसको थोड़ा सा परिवर्तन करना चाहता हूँ। हमारे बीच में है उमा जी पाटिल जी। मेरी आवाज मिल रही है आपको? उमा जी पाटिल जी। हेलो उमा जी सुन रहे हैं? उमा जी मुझे सुन रहे हैं? उमा जी धन्यवाद करें अपना माइक ऑन करके हमारे मुख्य हमारे संयोजक हमारे आपका धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। उमा जी पाटिल। हेलो सर शायद उनको कुछ करने की दिक्कत हो की वजह से वो नहीं कर पा रहे हैं। जी जी तो सर आप ही आज कर दें। धन्यवाद जी। ये कार्यक्रम सर्वथा रचनात्मक, विश्लेषणात्मक, दिशा निर्देशात्मक और प्रेरणादायक रहा है, जिसके लिए हम हमारे मुख्य अतिथि श्री मोहनलाल मिश्र जी का, जिन्होंने बड़ा सारगर्भित विवेचन प्रस्तुत किया, डॉक्टर प्रमिला अवस्थी जी ने एक तरह से पूरा उनका विश्लेषण करते हुए उनके प्रतिभा को उजागर किया, तथा माननीय डॉक्टर लक्ष्मीकांत पांडे जी ने इनका हमेशा से विश्लेषण तथ्यपरक और बहुत ही सुलझे हुए विचारों में होता है। उन्होंने एक वास्तविक परीक्षण किया है एक ऐसे महान चरित्र का, जो पत्रकारिता और साहित्य के दैदीप्यमान दीप हो सकते थे, लेकिन आज
उनको उनकी प्रतिष्ठा को जिस तरह से डॉक्टर लक्ष्मीकांत जी ने प्रतिष्ठापित किया है, निश्चय ही आज के इस वेबिनार में जो भी हमारे श्रोता जुड़े हुए हैं या ये YouTube पर भी हम लोग प्रकाशित करेंगे, जो लोग भी इसको देखेंगे सुनेंगे वो प्रेरित होंगे, ऐसा विश्वास है मुझे। और कार्यक्रम में आप सभी उपस्थित सम्माननीय अतिथियों और श्रोताओं का हम ISMP तथा उसके अंग भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी सेवा समिति की तरफ से आभार व्यक्त करते हैं और कार्यक्रम को समाप्त करने की ओर ले जाते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सर, आपका धन्यवाद। धन्यवाद जी देवेंद्र जी, इसे आज आप न्यूज स्टोरी और ये जो YouTube का है डाउनलोड करके आप आज